तो गाइस आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बाद केमिकल काइनेटिक्स यानी चैप्टर नंबर 3 को भी 1 के अंदर केमिस्ट्री का रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस केमिकल काइनेटिक्स किसे बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the rate of reaction and the effect of temperature, pressure, concentration on the rate of reaction। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है वो हम लोग ने अच्छे से देख लिया। इस बार हम देखते हैं कि जो अपना केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे, बहुत सारे बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोग 3 टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या फिर हीट के बेसिस पे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड हीट, तो एनर्जी एंड हीट के बेसिस पे दो टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंडोथर्मिक। ओके, क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक इन दो में ही डिवाइड कर सकते हैं, हीट एंड एनर्जी के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी लिखें तो क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ही करते हैं हम लोग इस वैल्यू, लेकिन ये एक्सेप्ट किसमें नहीं करते। ये तो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है ना। एक्सेप्ट सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में हम लोग नहीं करते। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड किधर नहीं करते? सेकंड नंबर किसमें? कॉम्बशन एंथैल्पी में। ओके, कॉम्बशन एंथैल्पी। तो इन दो में क्या होता है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट होता है। इन दो में उल्टा हो जाता है। ओके, तो इन दो की बात नहीं करेंगे, बाकी की रिएक्शन की बात करें। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक में ग्रेटर देन 0 होता है एंड एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लेस देन 0 होता है। सबको पता है ये बात। ओके, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होता है? डेल्टा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, डेल्टा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? डेल्टा नहीं आएगा ना, डेल्टा तो सेंज इनको बोलते हैं। ओके, तो डेल्टा नहीं है इसमें। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लेस देन 0 मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेस देन 0। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से किसका ज़्यादा एंथैल्पी हो जाएगा? रिएक्टेंट का ज़्यादा एंथैल्पी हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होता है। ओके, समझ में आ गया? इस बार अगर दोनों की ग्राफ बनाए हम लोग, अगर इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ बनाए, इधर मान लो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की अगर ग्राफ बनाए हम लोग, कैसा ग्राफ आएगा? देखो ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है, तो इसमें प्रोडक्ट का क्या होता है? एनर्जी ज़्यादा होता है रिएक्टेंट से। मान लो रिएक्टेंट इधर होता है, इधर है रिएक्टेंट, मान लो इधर है, तो इधर होगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब ये रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, सबसे पहले इसको एक हाईएस्ट एनर्जी, इस एनर्जी तक जाना ही पड़ेगा। इस एनर्जी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ओके, ट्रांजिशन स्टेट तक जाना ही पड़ेगा। फिर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक जाने का जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सबसे पहले देखो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट का एंथैल्पी क्या होता है? ज़्यादा होता है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट तक जाना पड़ेगा। ट्रांजिशन स्टेट तक जो जाने का एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक बैकवर्ड रिएक्शन हो गया यानी कि है ना, अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो ये वाला होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट तक जाने का इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इस वाले पॉइंट स्टेट। ओके, तो ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का गैप है इसी को बोलते हैं डेल्टा की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट इसमें हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक का क्या ग्राफ होगा? इधर होगा एनर्जी, इधर होगा क्या? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, तो इधर क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट मान लो इधर है तो प्रोडक्ट होगा इधर। तो ये मान लो ट्रांजिशन पॉइंट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इधर तक जाना ही पड़ेगा। तो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस बार रिएक्शन एंडोथर्मिक में क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें क्या बोल सकते हैं? सो रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो हम लोग ने देखा है एक्सोथर्मिक एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन को करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इस बार किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ओके, तो इसमें 3 टाइप से हम लोग रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा वेरी फास्ट रिएक्शन, तो यानी कि नाम है क्या? वेरी फास्ट रिएक्शन है। तो डेल्टा टाइम यानी कि टाइम का जो गैप होगा वो क्या होगा? वेरी लेस होगा, बहुत कम होगा, तभी तो रिएक्शन स्लो वेरी फास्ट होगा ना। तो इसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, केमिकल काइनेटिक्स इसमें भी अप्लाई नहीं होगा, इसका अप्लाई होगा नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या हो जाता है? एक वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाता है। एंड आयोनिक रिएक्शन जितना भी होता है वो भी क्या होता है? वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन का है वेरी फास्ट रिएक्शन के बाद वेरी स्लो रिएक्शन रेट के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करें ना रिएक्शन को, तो वेरी स्लो रिएक्शन आ गया। इसमें टाइम का गैप कितना होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, वेरी हाई टाइम का गैप वेरी हाई होगा, तभी तो स्लो रिएक्शन होगा। तो इसमें भी क्या केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई होता है? नहीं होता, इसमें भी केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत टाइम लग जाता है ना आयरन में, जब
रस्ट होने का प्रोसेस को, रस्ट क्या होता है, फेरस फेरस जो होते हैं यानी कि आयरन जो होते हैं उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन, फिर फेरिक ऑक्साइड बना देता है, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये प्रोसेस क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन का प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन इसमें जो टाइम गैप होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, ओके, सफिशिएंट होते हैं टू डू रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो इसी वजह से इसमें क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई होगा। तो इस चक्कर में जितने भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें जो एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन किस तरीके से होता है, मान लो N2 + H2 NH3 बना रहा है, ओके। तो इसमें 3 ऑक्सीजन आ गया, 6 हो गया रिएक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं, एक और बार क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर करेंगे, स्टेप ऑफ द रिएक्शन, कितने स्टेप में हो रहा है, ओके, इसके बेसिस पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो इसको दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन, कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन, दोनों मिलकर CO2 बना दिया, ओके। ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो वन स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या फिर इसे क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोला जाता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, अभी CO2 है प्लस दूसरे स्टेप में बना रहा है क्या, CO2 एक कार्बन के साथ जुड़ के CO बना दिया, ओके। तब इन दोनों स्टेप को, ये दो स्टेप में हो रहा है, तो CO2 कैंसिल आउट हो गया। अगर रिएक्शन को लिखना है अपने को सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, C + O2 + C क्या बनाएगा 2CO, ओके। तो इसी को मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी वो सब देख लिया, ओके। इस बार हम लोग अच्छे से बैठे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन। इस चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, बेटे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो हम लोग डेफिनेशन लेंगे वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of reactant or product per unit time, ओके। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टाइम। तो यूनिट अगर अपने को कोई पूछे तो क्या होगा, यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, तो यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है एक। अगर मोलारिटी की बात करें हम लोग, मोल पर लीटर हो सकता है, एंड डेल्टा टी नीचे है तो टाइम का क्या होता है, सेकंड के किसमें आएगा, -1 आ जाएगा ऊपर एक्सपोनेंट्स, ओके। तो मोल पर लीटर पर सेकंड एक यूनिट हो जाएगा। अगर अपने को टाइम का यूनिट अलग अलग भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर कुछ भी दे सकता है, ओके। एंड ये कंसंट्रेशन जो आपको मोलारिटी पे दिया है वो सब भी इसमें मोलारिटी पे अगर दे दिया तब क्या होगा, मोल पर केजी पर सेकंड हो जाएगा। ये सब हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। एंड दूसरा अगर कंसंट्रेशन के प्रेशर के टर्म पे दे दिया तब क्या होगा, तब हम लोग एटीएम में लिख लेते हैं, एटीएम पर सेकंड हो जाएगा, ओके। एटीएम पर सेकंड और बार पर सेकंड कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यूनिट भी देख लें। ये सब रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इधर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, ओके। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पे। तो मान लो टाइम इक्वल 0 सेकंड में अपना जो रिएक्टेंट था वो था 100 एंड प्रोडक्ट था 0, T इक्वल टू 10 सेकंड में क्या हो गया, रिएक्टेंट जो था वो 40 हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया 60 हो गया। मतलब अगर हम लोग ग्राफ बनाए इस तरीके से, ये मान लो टाइम का ग्राफ है, सॉरी टाइम का एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है अपना कंसंट्रेशन का, ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का। तो देखो जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा घट जाता है, ओके। टाइम T0 में कितना 100 था, T10 में कितना हो गया 40, यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो इस तरीके से घट जाएगा, ओके। तो ये है रिएक्टेंट का ग्राफ। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट 0 था, उसके बाद 60 हो गया, ओके। जब 0 था सबसे पहले, उसके बाद 60 हो जाएगा। इस तरीके से अपना प्रोडक्ट का ग्राफ आएगा, या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट डेल्टा पी सिंपली, ओके। आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता जाता है, एंड जो अपना प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ ही साथ, ओके। तो हम लोगों ने इस बार जो बोला रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होते हैं हमेशा, वो ऐसा क्यों बोला हम लोगों ने। मान लो ए क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ओके। ये रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो अभी अगर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन को पूछे तो कैसे लिखेंगे हम लोगों ने अभी भी बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डेल्टा कंसंट्रेशन होता है, डेल्टा टाइम होता है, ओके। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ ए में डेल्टा ऑफ टाइम इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ बी में डेल्टा ऑफ टाइम, ओके। लेकिन क्या ये सही होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये वाला टाइम तो अपना प्रोडक्ट वाला टाइम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपने हम क्या करते हैं हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ओके। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर करेंगे, इसमें देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अगर करेंगे तो 60 - 0 फाइनल प्रोडक्ट माइनस फाइनल प्रोडक्ट, बी का फाइनल, बी का इनिशियल माइनस करेंगे बी फाइनल। अभी देखो एक सेकंड, इस पर हम समझाते हैं, इधर तो डेल्टा टी ही रहेगा, ये रहेगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इक्वल्स टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डेल्टा टी। ये वाला टाइम तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो जो बी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करके पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है ना, इस वजह से ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये वाला टाइम तो नेगेटिव आ जाएगा, ए फाइनल 40 है, ए इनिशियल 100 है, तो 100 40 - 100 तो माइनस का टर्म आ जाएगा कोई, ओके। इसी वजह से इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस साइन, एंड इसमें कौन सा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन, ओके। क्योंकि जो अल्टीमेट अपना रेट ऑफ रिएक्शन हो वो पॉजिटिव हो जाए, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं इसको, डिसअपियरेंस, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। एंड इस वाले टाइम को जो प्रोडक्ट वाले टाइम होता है इसको रेट ऑफ अपीयरेंस बोला जाता है, ओके। इस पूरे टाइम को, ओके, माइनस को भी जोड़ के पूरे टाइम को रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड पूरे टाइम को रेट ऑफ अपीयरेंस, आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यह रेंज, ओके। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली हम लोग लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें रेट ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ बी, यानी कि इस पूरे टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ ए बोलेंगे, इस पूरे टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ बी बोलेंगे, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को। अभी इधर तो एकदम आसानी के साथ हम लोगों ने ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा। एक और हम लोग देखते हैं इधर मान लो
एक्स प्लस वाई मिलकर क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। ओके, इसमें प्रोडक्ट क्या है, जेड है, रिएक्टेंट क्या है, एक्स एंड वाई है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसमें निकालेंगे, एक्स में एंड वाई में, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस किसमें, जेड में। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन अपने को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ एक्स इक्वल टू रेट ऑफ वाई इक्वल टू रेट ऑफ जेड। ओके, बिल्कुल सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ एक्स को, रेट ऑफ एक्स को लिखने के लिए सबसे पहले आगे हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, देन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। पूरे टाइम को इसके अंदर लिख रहा हूँ इस तरीके से। ओके, इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन उससे आगे वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो जेड अपीयरेंस में है तो पॉजिटिव साइन लगा दो, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। फिर से इसी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन आगे डेल लगा के आगे लिख के एक्स डेल एक्स डेल टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वाई फिर में डेल टी इक्वल टू प्लस साइन आगे लगा के डेल जेड डेल टी। ओके, यहाँ समझ आ गया होगा आप लोगों को, ये तो प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर रिएक्शन क्या हो जाए, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन आ जाए, यानी स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन होगा तो क्या आ जाएगा, आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। तो अगर रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक होता है तब क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। मान लो ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है। ओके, सी प्लस डी बना रहा है, मान लो इस तरीके से। ओके, ये सब क्या है, ए बी सी एंड डी, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन अपने को सही है, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, पहले रेट ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ सी इक्वल्स टू रेट ऑफ डी। लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो डिवाइड कर देना होगा अपने को। सॉरी, जितना भी उस टर्म के आगे उस रेट ऑफ बी के आगे अपने को बी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन का सही होगा। रेट ऑफ सी यानी किस चीज के, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, रेट ऑफ दी कोफिशिएंट क्या था डी। ओके, तो अब ये सही हो गया। तो अगर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस ऑफ ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये टर्म हो गया रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए करना पड़ेगा, ए आगे लिख लेना इस तरीके से। ये हो गया इस टर्म के लिए, इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इनका भी। ओके, तो समझ में आ गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में क्या करना है अपने को। ओके, इस बार हम लोग देखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम लोग दो टाइप में लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को पहला तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा टी जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा लार्ज होता है। ओके, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें जो डेल्टा टी होता है वो वेरी स्मॉल होता है, डेल्टा टी वेरी स्मॉल, टाइम गैप बहुत ही स्मॉल होता है। तो अगर हम लोग ग्राफ देख रहे हैं इस तरीके से, मान लो T1 एंड T2 है, तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है इस तरीके से, कॉन्सेंट्रेशन कर्व है ये वाला एक्सिस, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है इस तरीके से, जो रिएक्टेंट होता है वो घटता जाता है इस तरीके से। मान लो रिएक्टेंट का तो डेल्टा एक्स होगा अपने को इस टाइम में रिएक्टेंट का ये वाला हिस्सा, एंड T2 में रिएक्टेंट का इस वाला हिस्सा। ओके, प्रोडक्ट का इस वाला हिस्सा पॉइंट में, मान लो इस वाले पॉइंट में ये वाला पॉइंट T2 में, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अपना, ये वाला हिस्सा हो जाएगा एवरेज रेट। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर हम लोग क्या इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम में अपने को अपना जो रिएक्टेंट का हो या फिर प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन का तब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट में मान लो, तो सीधा हम लोग इस तरीके से टेंजेंट खींच देंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग इस वाले रिएक्शन को लिखे इस तरीके से, प्लस बी ऑफ बी, ये क्या है स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन। इसमें अगर हम लोगों ने तो डेल्टा में यानी कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखना है वो तो देख ही लिया था, फिर से देखते हैं एक बार। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस लगा देंगे आगे डेल ए। ओके, इसमें डेल में लिखना है, डेल टी आगे क्या आ जाएगा, डेल टी के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर से माइनस ऑफ डेल बी, डेल टी अपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी इक्वल्स टू प्लस में आ जाएगा इस बार डेल सी, डेल टी अपने आगे यानी कि डेल टी के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सी। ओके, ये वाला हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इंस्टेंटेनियस में लिखना है बहुत आसान है, डी लगाना है सिर्फ अपने को। ओके, क्या लगाना है, डी, क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए, डी टी ए आगे माइनस माइनस डी ऑफ बी डी टी और आगे बी। ओके, बहुत ही आसान है ना, डी ऑफ सी डी टी। आओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं जो अपना क्या जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको मोल्स के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल्स। ओके, इन मोल्स पे देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रेशर पे देखेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे देख रहे थे, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी देख रहे थे, लेकिन इसको मोल्स करना पड़ेगा। तो अपने को पता है कॉन्सेंट्रेशन, अगर मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपने नंबर मोल्स सॉलिड अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ओके, तो अगर मोल यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, इसको कॉन्सेंट्रेशन मान लो, अभी मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम करना पड़ेगा, मोल करना है तो अपने को। ओके, मोल के टर्म पे लिखना है तो अभी देखो अगर हम लोग ए बन रहे हैं बी, इसमें क्या लिख रहे थे अभी तक इस तरीके से लिख रहे थे कि माइनस ऑफ ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें जो ए फाइनल था ये कॉन्सेंट्रेशन था, ए इनिशियल भी कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। सेम इसी तरीके से इसमें बी फाइनल माइनस बी इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, सेम अपने कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, देखो माइनस माइनस सिंह तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको मोल्स अपन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल्स अपन में वॉल्यूम लिख सकते हैं, मोल्स अपन में वॉल्यूम फाइनल माइनस मोल्स अपन में वॉल्यूम इनिशियल, सेम टाइम को ही बताएगा ना, मैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन आगे लगा दो, देन मोल्स अपन में वॉल्यूम फाइनल, इसमें ए का है मान लो ये, मोल्स वॉल्यूम ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी फाइनल माइनस मोल्स ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी होल इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इस बार हम लोग अगर वॉल्यूम को कॉमन लेके क्या करें,
नीचे लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा अपना मोल्स के टाइम पे मोल्स ऑफ ए फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा डेल्टा टी अपन में वॉल्यूम ऑफ ए आ जाएगा। ओके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए के सेंस होता है नहीं होता तो कॉमन ले सकते हैं ना फाइनल इनिशियल में। देखो इसमें हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये जो वॉल्यूम है ये सेंस नहीं होता, इसी वजह से इसका इनिशियल में जितना था फाइनल में भी उतना रहेगा, इसी वजह से कॉमन ले लिया, नीचे लेके आ गया। ओके, इस तरीके से क्या हम लोगों ने इक्वल्स टू क्लास में डेल्टा मोल्स ऑफ बी डेल्टा टी टी बी, तो वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर स्टोइकोमेट्री होगा, स्टोइकोमेट्री में अगर इस तरीके से होगा ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी बन गया सी ऑफ सी, तब क्या होगा ये कंसंट्रेशन सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, फिर से क्या करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने मोल्स के टाइम में लिख दिया तो वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस बार हम लोग देखते हैं प्रेशर के टाइम पे क्या होगा, ए बन रहा है बी मान लो। ओके, इस बार हम लोग देखेंगे क्या रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेशर, तो एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, इसमें एन क्या होता है मोल्स होते हैं। ओके, तो अगर पी मान एन बाई वी अपने आर टी लिख सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया कंसंट्रेशन हो गया, सी आर टी लिख सकते हैं प्रेशर को, प्रेशर इक्वल टू सी आर टी, इस पर कंसंट्रेशन को किसके इक्वल लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाई आर टी लिख सकता हूँ मैं। ओके, तो इसी को पुट करेंगे। ओके, कंसंट्रेशन की तो क्या होता है एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन होता है माइनस आगे लगा दो डेल्टा ऑफ ए हो जाएगा, ये मतलब ए का कंसंट्रेशन। ओके, तो बेसिक अभी तो पढ़ाई हम लोगों ने, प्लस डेल ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल टी। इस बार अगर हमने को कंसंट्रेशन को इस बार पी आर टी के बेसिस पे लिखेंगे तो क्या होगा माइनस डेल प्रेशर ऑफ ए कर दो, नीचे क्या आ जाएगा नीचे आर टी, देखो आर टी दोनों में सॉरी फाइनल में इनिशियल में कॉमन आ जाएगा, इसमें अगर मैं ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिखो तो फिर से पी आर टी फाइनल माइनस पी आर टी इनिशियल लिखना पड़ेगा इस तरीके से, तो आर टी तो सेम ही रहेगा क्योंकि क्या होता है आर टी होता है कांस्टेंट, तो इसमें आर टी को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, डेल टी आ जाएगा इक्वल्स टू डेल ऑफ प्रेशर ऑफ बी अपने आर टी डेल टी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो अगर स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर से आर टी से भी डिवाइड करना पड़ेगा अगर अपने को प्रेशर के टाइम पे लिखना है रिएक्शन को। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इस बार।